बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। अब जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से बात ये है कि वो कहते हैं कि टर्म जो जनरेशन की जो टर्म है वो इंडिकेट करती है टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी को। ठीक है कि जिस तरह वक्त गुजरने के साथ साथ टेक्नोलॉजी में इजाफा होता चला गया तो इसी तरह से इसकी जनरेशन भी चेंज होती चली गई। तो इसकी एक सिंपल डेफिनेशन यूँ है कि द टर्म जनरेशन इंडिकेट द टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी used in the design and construction of the computer। कि जैसे इसकी डिज़ाइन इसकी कंस्ट्रक्शन में जो है वो तब्दीली आती गई या चेंज होती गई तो इसकी टाइप में भी इजाफा होता चला गया, तो जिसकी बेस पे इसकी जनरेशन भी चेंज होती चली गई। द डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ कंप्यूटर चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम। अ न्यू टेक्नोलॉजी एमर्ज, और जो नई टेक्नोलॉजी आती गई वो इसमें एमर्ज होती चली गई। इट वाज यूज इन द मेकिंग ऑफ कंप्यूटर। द कंप्यूटर इम्प्रूव इन स्पीड, तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में इजाफा हुआ गया तो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी बढ़ती चली गई, इसके रिज़ल्ट भी ज़्यादा एक्यूरेट होने शुरू हो गए और इसकी स्पीड में भी जो है वो इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो गई। तो दीज चेंजेस इन टेक्नोलॉजी आर रिकॉग्नाइज एज कंप्यूटर जनरेशन। तो ये जो तब्दीलियाँ थी कंप्यूटर में या टेक्नोलॉजी में जो तब्दीलियाँ आती गई इसे जो है वो जनरेशन के नाम से जाना जाने लगा। तो अब हम ये डिस्कस करते हैं कि जो जनरेशन्स हैं कंप्यूटर की वो कितनी हैं। तो देयर आर 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसमें हमारे पास फर्स्ट नंबर पे है फर्स्ट जनरेशन जिसका टाइम पीरियड है 1942 टू 1955 तक। तो इसमें जो बेसिक चीज़ें ये हैं कि ये डिपेंड करती थी या बेस करती है वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी पर। यानी फर्स्ट जनरेशन जो थी वो बेस करती थी वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी पर। अब वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी क्या होती है, वो करती है प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। इस पर डिपेंड करती है, बेस करती है कि प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। और दूसरे नंबर पे ये है कि यूज्ड फॉर ओनली सिंपल कैलकुलेशन। ये जो जनरेशन थी वो यूज़ किस लिए होती थी, ओनली फॉर सिंपल कैलकुलेशंस के लिए ये जनरेशन इस्तेमाल होती थी। साइज़ में ये बिग होते थे, यानी बिग इन साइज़, और इसकी जो प्राइस होती थी ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते थे। इसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड थी वो भी बहुत ज़्यादा स्लो थी, और स्मॉल इंटरनल स्टोरेज यानी इसकी जो स्टोरेज इंटरनल स्टोरेज थी वो बहुत ज़्यादा कम थी, और ये इतना ज़्यादा रिलायबल नहीं था क्योंकि इसके जो रिज़ल्ट थे वो इतने ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होते थे। तो कंप्यूटर को इस जो जनरेशन थी, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन थी, तो इसे ऑपरेट करने के लिए हमें एयर कंडीशन की ज़रूरत पेश आती थी, क्योंकि एयर कंडीशन के बगैर ये कंप्यूटर ऑपरेट नहीं हो पाते थे। और इसकी जो एग्जांपल है फर्स्ट जनरेशन की कि कौन कौन से कंप्यूटर या कौन सी टाइप इसमें इस्तेमाल होती थी, तो वो सबसे पहले जो थी वो थी ENIAC ENIAC। ठीक है, जिसका एब्रीवेशन है इलेक्ट्रॉनिकल या इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ENIAC स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर इज़ द फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड। ये जो है पहला कंप्यूटर जो था वो कहलाता था, यानी फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड जो था। और दूसरी इसकी एग्जांपल है यूनिवैक। यूनिवैक स्टैंड फॉर यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और थर्ड नंबर पे हमारे पास है EDSEC स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक। तो ये हमारे पास फर्स्ट जनरेशन थी जिसकी ये चंद बातें थी कि ये बेस करती है वैक्यूम टेक्नोलॉजी पर, और इसका जो इस्तेमाल होता है वो ओनली फॉर सिंपल कैलकुलेशन के लिए ये इस्तेमाल हो सकते थे, और साइज़ में ये बहुत बड़े होते थे और बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते थे। इसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड थी वो बहुत ज़्यादा स्लो थी, और स्मॉल इंटरनल स्टोरेज जो थी वो इसकी बहुत ज़्यादा कम थी, और इसके रिज़ल्ट इतने ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होते थे, जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था या ये इतने ज़्यादा रिलायबल नहीं होते थे। इसे चलाने के लिए एयर कंडीशनर की भी ज़रूरत पड़ती थी, उसके बगैर ये ऑपरेट नहीं होते थे। तो इस तरह जैसे ही वक्त गुजरा तो हमारे पास नई क्योंकि टेक्नोलॉजी में इजाफा हुआ तो नेक्स्ट जो थी वो सेकंड जनरेशन थी वो मुतारिफ़ कराई गई। अब उसका जो टाइम पीरियड था वो 1955 से 1964 तक का था। अब इसमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती थी उसे हम ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का
नाम देते थे। कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती थी? ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल होती थी, जो कि एक सेमी कंडक्टर डिवाइस थी, यूज टू स्विच द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल एंड इलेक्ट्रॉनिक पावर। यानी ये एक सेमी कंडक्टर डिवाइस है। ट्रांजिस्टर जो है वो एक सेमी कंडक्टर डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को या इलेक्ट्रॉनिक पावर को स्विच करने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, इसके ऊपर जो है ये जो थी वो सेकंड जनरेशन में इस्तेमाल होती थी। और दूसरे नंबर पर ये कि ये साइज़ में छोटे होते थे। और तीसरे नंबर पर यह कि ये इसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड थी वो कुछ ज़्यादा हाई थी एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन। और ये प्रोड्यूस करते थे एक्यूरेट रिज़ल्ट एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन। और जो था चौथे नंबर पे इसका ये था कि ये कंज्यूम करते थे लेस पावर एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन। और इसके लिए जो है एयर कंडीशन वाज रिक्वायर्ड टू कंट्रोल हीट, इसके लिए भी एयर कंडीशन की ज़रूरत पड़ती थी हीट को कंट्रोल करने के लिए। और मैग्नेटिक कोर मेमोरी वाज यूज, इसमें मैग्नेटिक कोर मेमोरी भी यूज़ होती थी। हाई इंटरनल स्टोरेज थी इसकी एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन। और जो प्रोसेसिंग स्पीड थी वो भी बहुत इसकी ज़्यादा थी, पहली जनरेशन से ज़्यादा थी। और इसका जो साइज़ थे वो स्मॉल था इसका साइज़, क्योंकि पहली जनरेशन के कंप्यूटर का साइज़ जो था वो बहुत बड़ा होता था, लेकिन एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन का जो साइज़ था वो कम था। इसी तरह से इसमें जो है वो बोथ लेवल की जो लैंग्वेजेस थी वो इस्तेमाल होती थी। यानी दो तरह की लैंग्वेजेस होती हैं, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। अब लो लेवल लैंग्वेज में असेंबली लैंग्वेज आ जाती है, जबकि हाई लेवल लैंग्वेज में फोर्ट्रेन, बेसिक, कोबाल, ये हमारी हाई लेवल की लैंग्वेज है। तो इस सेकंड जनरेशन में जो है ये दोनों टाइप की लैंग्वेजेस का इस्तेमाल होता था। और इन लैंग्वेजेस का इस्तेमाल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को राइट करने के लिए इस्तेमाल होता है, या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग राइटिंग के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। और इस जनरेशन के जो एग्जांपल्स हैं वो हैं IBM 7090। IBM स्टैंड फॉर, ये है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM स्टैंड फॉर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन का नाम दिया जाता था। यानी IBM 7090 सीरीज़ इसमें इस्तेमाल होती थी। IBM 1400 सीरीज़ इस्तेमाल होती थी। IBM 1600 सीरीज़ इसके अंदर इस्तेमाल होती थी। यूनिवैक्स थर्ड का इस्तेमाल होता था। CDC 1604 का जो है वो इसकी CDC स्टैंड फॉर कंट्रोल डाटा कॉर्पोरेशन। कंट्रोल डाटा कॉर्पोरेशन क्या है? इज़ द फर्स्ट सक्सेसफुल कमर्शियली ट्रांजिस्टराइज्ड कंप्यूटर। ठीक है, ये क्या है? इज़ द फर्स्ट सक्सेसफुल कमर्शियली ट्रांजिस्टराइज्ड कंप्यूटर कहा जाता है इसे। तो ये हमारे पास जो थी इसकी एग्जांपल थी सेकंड जनरेशन की। अब हम आते हैं थर्ड जनरेशन की तरफ, जिसका टाइम पीरियड है 1964 टू 1975। अब इसमें डेफिनेटली जब सेकंड जनरेशन जो थी वो अपनी तमाम जो उसकी फुलफिलमेंट थी वो पूरी नहीं कर रही थी, या वक्ती ज़रूरियात को पूरा नहीं कर पा रही थी, तो थर्ड जनरेशन की ज़रूरत पेश आई। और जैसे जैसे वक्त गुजरा तो थर्ड जनरेशन भी मुतारिफ़ करवाई गई। अब थर्ड जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती थी उसे हम IC कहते हैं। IC स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट्स टेक्नोलॉजी। IC टेक्नोलॉजी जो है वो थर्ड जनरेशन में यूज़ होती है। IC स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट्स टेक्नोलॉजी। IC इज़ आल्सो कॉल्ड माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। यानी IC को जो है वो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का नाम भी दिया जाता है, या माइक्रो चिप भी इसे कहते हैं, और चिप, या फिर इसे चिप कहा जाता है, ओनली चिप कहा जाता है। अब इसकी जो खसूसियात थी उसमें ये चीज़ शामिल है कि ये एक स्मॉल इन साइज़, कि ये साइज़ में स्मॉल होते थे। फर्स्ट प्रोसेस थी एज़ कम्पेयर टू सेकंड जनरेशन। और मोर इंटरनल स्टोरेज एज़ कम्पेयर टू सेकंड जनरेशन। इसकी जो इंटरनल स्टोरेज थी वो सेकंड जनरेशन से ज़्यादा थी। और इसके रिज़ल्ट जो थे वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट थे, यानी प्रोड्यूस मोर एक्यूरेट रिज़ल्ट एज़ कम्पेयर टू सेकंड जनरेशन। यूज़ फॉर बोथ साइंटिफिक एंड बिजनेस एप्लीकेशंस। यानी ये
दोनों एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, चाहे वो साइंटिफिक एप्लीकेशंस हों या बिज़नेस एप्लीकेशंस हों, दोनों में ये इस्तेमाल होते थे। और इसमें जो थी हाई लेवल लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया जाता था, मोर हाई लेवल लैंग्वेजेस का। अब मोर हाई लेवल लैंग्वेजेस में जो इंक्लूडिंग है वो है आरपीजी और पास्कल। अब आरपीजी जो है वो क्या है, वो भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है यूज़ फॉर बिजनेस एप्लीकेशन, जो कि बिज़नेस एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल होती है। और पास्कल जो है वो भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है, और ये जो है ये प्रोसीजरल लैंग्वेज भी कहलाती है, यूज्ड फॉर द स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग और डाटा प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। या किस लिए इस्तेमाल होती हैं, यूज़ फॉर द स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग यानी प्रोग्राम को स्ट्रक्चर करने के लिए, या फिर डाटा को स्ट्रक्चर करने के लिए ये इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, इसमें अब हमारे पास आ जाती है नेक्स्ट वे, फोर्थ जनरेशन। अब फोर्थ जनरेशन जो है वो 1975 से लेके आज तक प्रेजेंट है, और ये जो है ये माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करती है। माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी जो है वो किस पे बेस करती है। Was used in fourth generation computer. This technology is also called small scale integration, SSI. SSI stand for small scale integration. With the advancement in IC टेक्नोलॉजी में जैसे जैसे इजाफा होता चला गया, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप वर डेवलप्ड। इजाफा हुआ तो इससे लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड जो चिप थी वो डेवलप कर ली गई थी। और LSI स्टैंड फॉर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप comprises thousands of transistors and other electronic component। अब ये जो LSI है ये किससे बनी हुई है, LSI चिप जो है वो किससे बनी हुई है, thousands of transistors and other electronic components। अब ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं, ट्रांजिस्टर जो है वो सेमी कंडक्टर डिवाइस है। ट्रांजिस्टर क्या है, वो एक सेमी कंडक्टर डिवाइस है यूज टू स्विच इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल एंड पावर। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो हमारी सेकंड जनरेशन है वो ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी पे बेस करती है। तो यही जो ट्रांजिस्टर हैं कि ये वही ट्रांजिस्टर की डेफिनेशन है कि सेमी कंडक्टर डिवाइस होती है यूज टू स्विच इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, जो कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को स्विच करने के लिए इस्तेमाल होती है या इलेक्ट्रॉनिक पावर के लिए यूज़ होती है। और ये किस चीज़ से ये बनी हुई होती है, ये सेमी कंडक्टर मटेरियल से बनी हुई होती है। तो जो हमारी हमारी LSI चिप जो है वो ट्रांजिस्टर और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का एक कम्बिनेशन है, यानी थाउजेंड ऑफ ट्रांजिस्टर्स और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो हैं उनसे मिलकर ये बनी हुई होती है। इसके बाद फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है आर लो इन कॉस्ट, यानी कि इतने ज़्यादा महंगे नहीं होते। दे हैव हाई प्रोसेसिंग स्पीड, इनकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो हाई होती है, और इंटरनल स्टोरेज भी इनकी ज़्यादा होती है। साइज़ में भी ये बहुत छोटे होते हैं, और दे प्रोड्यूस मोर एक्यूरेट रिज़ल्ट, और इनके जो रिज़ल्ट हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी में जैसे जैसे इजाफा होता गया और इनकी जनरेशन में जैसे जैसे इजाफा होता गया तो इनकी टेक्नोलॉजी बढ़ती चली गई और इनमें बेहतरी से बेहतरी आती चली गई, और इनकी जो रिज़ल्ट एक्यूरेसी है वो भी बढ़ती चली गई। साइज़ इनका छोटा होता चला गया, इनकी इंटरनल स्टोरेज में भी इजाफा होता चला गया, और प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो भी हाई होती रही। इस तरह से इन दिस जनरेशन इस जनरेशन में कैश मेमोरी वाज इंट्रोड्यूस, कैश मेमोरी भी इंट्रोड्यूस कराएगी, वो भी फोर्थ जनरेशन में मुतारिफ कराएगी। और इसकी जो इस कंप्यूटर की जो एग्जांपल हैं वो हैं IBM, कोमोडोर, एप्पल कॉम्पैक्ट डेस्क प्रो 586। ये जो है फोर्थ जनरेशन की एग्जांपल हैं। इस तरह से हमारे पास लास्ट वन आ जाती है फिफ्थ जनरेशन। ठीक है, फिफ्थ जनरेशन जो है वो नाउ अडेज इन फ्यूचर, यानी फ्यूचर में भी इस्तेमाल होगी और आजकल भी ये यूज़ हो रही है। द अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्कल, यानी ULSIC स्टैंड फॉर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्कल टेक्नोलॉजी इज़ बीइंग यूज्ड। इसके अंदर
अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो है की जो टेक्नोलॉजी है वो इस्तेमाल हो रही है। दीज कंप्यूटर्स आर हाई कॉस्ट में भी ये बहुत ज़्यादा हाई होते हैं एंड हैव अल्ट्रा हाई प्रोसेसिंग स्पीड, इनकी अल्ट्रा हाई प्रोसेसिंग स्पीड होती है। दे हैव वेरी हाई मेमोरी, इनकी मेमोरी भी बहुत ज़्यादा हाई होती है एंड आर कंपैरेटिवली स्मॉलर इन साइज़, और साइज़ में भी छोटे होते हैं। नाउ अ डेज सुपर कंप्यूटर कम्स अंडर दिस जनरेशन, जो सुपर कंप्यूटर है जो कि कंप्यूटर की टाइप है वो इस जनरेशन के अंडर आते हैं। इन सुपर कंप्यूटर सच एज क्रे एंड NEC मल्टीपल प्रोसेसर आर यूज, यानी इनमें सुपर कंप्यूटर में जैसे कि क्रे और नेक जो है इसमें मल्टीपल प्रोसेसर्स का इस्तेमाल भी होता है। तो ये तो थी हमारी 5 जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर।